बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिनकी जानिब से अपने हमसाए मुल्क को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दी गई थी। ताहम अब अमरीका का इस पर रद्द-ए-अमल आया है। जो ताज़ा तरीन इत्तलात है उनके हवाले से हम जो है वो बात करने जा रहे हैं। अमरीका का ये कहना है कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इससे प्रीवियस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान अपने हमसाए से भी बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार रहे। ताहम अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत के बाद जो अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से बयान सामने आया है, इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात में है। भारतीयों से पुरअमन और दहशतगर्दी ना फैलाने की दरख्वास्त भी करते हैं। अब जानना हमें ये है कि जिस तरह से अमेरिका अपना रद्द-ए-अमल दे चुका है, पाकिस्तान की जानिब से भी भारत को मुज़ाकरात की दावत दी गई है और यही कहा जा रहा है कि इन मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात पे है। अगर भारत जो है वो संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार होता है या नहीं। लेकिन इसमें जो बात हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बुनियादी सवाल है, अमेरिका के हवाले से हम बात करेंगे। क्या अमेरिका संजीदगी के साथ जो सालिसी का किरदार हमें नज़र आ रहा है कि वो देना चाह रहा है, क्या वो किरदार अदा कर पाएगा, या फिर महज ये लफाजी ही की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत के मसाइल और दूरियों का हल सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात पर ही है। अब जानेंगे अपने मेहमानों से कि उनका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है, क्या स्टांस है, क्या उनको लगता है कि क्या वाकई अमेरिका जो है वो सालिसी का किरदार अदा करने के लिए संजीदगी दिखाएगा या सिर्फ लफाजी ही कर रहा है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ पर आते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। सीनियर एनालिस्ट ईसा राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी वेलकम करना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। नुसरत मिर्ज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। क्या लगता है आपको अमेरिका की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है, उससे कबल शहबाज शरीफ की जानिब से भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दी गई है, क्या अमेरिका अब संजीदगी के साथ सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। बात यह है कि अगर हम पुरानी तारीख देखें 1962 में जब चाइना ने हमला किया था मैकमोहन लाइन पर, और बाद में तो फिर उसको बाद में LAC कह दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उस वक्त पाकिस्तान के पास ये जो हमारे सफ़ीर थे शाहब नामे में मौजूद है ये बात। जी जी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस वक्त मौका है, आप इस वक्त कश्मीर ले लें। तो इस वक्त अमेरिका ने मदाखलत की और कहा कि नहीं, हम आपकी मदद कराते हैं। और फिर भुट्टो के और सोरेन सिंह के दरमियान में 6 मदाखलाती दौर हुए, 3 साल तक चले या उससे कम अरसे तक, लेकिन बहरहाल एक तवील अरसे तक चले, लेकिन नतीजा टांटा फिश हुआ। अब भी मुझे लगता है कि ये जो सूरत हाल है, इसमें भी अमेरिका का कोई इसमें जो कि चाइना के ख़िलाफ़ जो इंडिया पैसिफिक जो उनके ट्रम्प इन्होंने ईजाद की है और जो उन्होंने क्वाड बनाया, कूस बनाया है, और उसमें जो चाइना अमेरिका ने इंडिया के तमाम बहरी जो बंदरगाहें हैं वो या उनके अड्डे हैं वो ले लिए हैं। उनके साथ में 4 बड़े मुआहदे किए हैं। एक उनका मुआहदा ये है कि वो एक दूसरे के साथ में जो स्ट्रेटजिक मामलात में जो मालूमात हैं, वो एक दूसरे के इंफॉर्मेशन है, वो एक दूसरे से तबादला ख्याल करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। दूसरा उनका जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, LSA कहलाता है। उससे के तहत वो ये है उनके जहाज़ आकर यहाँ एंकर कर सकते हैं इंडिया की बंदरगाह के, और इंडिया के जो है जहाज़ जो अमेरिका में जाकर लंगर अंदाज हो सकते हैं। तो अब ज़ाहिर है कि इंडिया का तो जहाज़ कोई जाएगा नहीं, अमेरिका को यहाँ पर ज़रूरत है। तीसरी बात जो है, तीसरा जो बड़ा माहदा है वो कम्युनिकेशन का माहदा है कि जो कम्युनिकेशन होगी वो एक दूसरे के साथ हम करेंगे। और फिर इसके बाद में जो एक आप जो लेटेस्ट जो माहदा हुआ है, 5वां चौथा भी मैं बताता हूँ, वो अभी स्पेस में माहदा हुआ है। सही कि 22 जून को कि वो स्पेस के अंदर एक दूसरे के साथ में ताउन करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे एक दूसरे को। और जो ट्रेड होगी वो उसके अंदर भी उनका जो प्राइवेट सेक्टर है या जो कंपनीज़ हैं
ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا ان کی ہیں یا ان کی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں تعاون کریں گی. ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب، ہم اسی کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. انڈیا جو ہے، انڈیا کو قریب قریب اس نے اپنے پھندے میں پھانس لیا ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹو فرنٹ وار لڑنے کی بجائے ون فرنٹ وار لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ چائنا کے ساتھ میں، اور وہ پاکستان کو خاموش کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں اس لیے شروع کی گئی ہیں تاکہ پاکستان کو ایک سائڈ میں کر دیا جائے، اور وہ امریکہ اور چائنا اور کے ساتھ میں جو پریشر بلڈ کر رہے ہیں، ایک طرف اسٹیٹ آف تائیوان میں، دوسری طرف جو میں نے ساؤتھ چائنا سی میں، اس کو وہ بلڈ کر رہے ہیں، اور اس کو اب یوکرین کے بعد میں یہاں پر بھی اپنا یہ زور لگا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ہم کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. اسد کھرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح سے ابھی ہم بات کریں کہ کیا امریکہ جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے سنجیدہ ہے بھی یا نہیں؟ یہاں ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ کیا امریکہ بھارت کو کنونس کر پائے گا مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے؟ دیکھیں، ابھی نصرت مرزا صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے چیزیں بتائی ہیں، اور اسحاق رانا صاحب بھی میرے استاد ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جو یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ مخلصی یا ثالثی کا کردار ادا کرے گا یا کنونس کرے گا، ہمیں پتہ نہیں کس خوش فہمیوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. امریکہ جو ہے کبھی بھی آپ یہ سوچیں کہ اس کا سب سے پہلے اپنا مفاد ہے. پاکستان کو اس نے کیا ریسکیو کرنا، اس کا جب انخلا تھا پورامن افغانستان سے، تو اس وقت وہی ان کا صدر جو ہے اور امریکی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس وقت سارے یہ کہہ رہے تھے پاکستانی سیولن اور عسکری قیادت کو کہ کسی طریقے سے ہمیں ریسکیو کیا جائے، ہمیں باحفاظت وہاں سے واپس نکالا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ اس پر امریکی حکومت نے پاکستانی حکومت کا اور اداروں کا شکریہ ادا بھی کیا. مجھے یہ بتایا کہ بھارت جو ہے وہ کیا امریکہ کی مدد کر سکتا ہے. وہ چائنا کو اگر کرٹیل کرنا ہے یا اس کی پاور کو روکنا ہے امریکہ، جو کہ پاسبل نہیں ہے. امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے اور جو یو ایس اے ہے، اس کا میرے خیال ہے اگر فلیگ بھی نیچے سے دیکھیں گے تو میڈم چائنا کہیں نہ لکھا ہو. دیکھیں، اکانومی کے حوالے سے دنیا کی اب جو طاقت ہے نا، پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت ہے، بھارت بھی ایک ایٹمی قوت ہے، اور یہ دنیا کے نقشے پر رہنا ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے لیے اسٹریٹجیکلی اگر امپورٹنس کی بات کی جائے تو وہ ایز کمپیئر ٹو بھارت ہر حوالے سے پاکستان زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور پاکستان نے ہر وقت پرائی جنگ میں امریکہ کی جو ہے اس میں بھی اپنے آپ کو جھونکا، 80,000 شہادتیں بھی دی، اور الٹا وہ ہمیں جو انفراسٹرکچر بھی ہمارا تباہ ہوا، ہمارے ملک کے اندر اسلحہ منشیات ساری چیزیں یہ بھی آئی، اور الٹا ہمیں تانے بھی سننے کو ملے کہ کرائے کے قاتل ہم ہیں، اور وہ جو پیسہ دیتے تھے وہ پیسے سے زیادہ تو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اور پھر جو قربانیاں ہوئی وہ پرائی جنگ میں اپنے آپ کو ہم جھونک کے آج تک اس کو ہمیں خود کے شملوں کا دھماکوں کا سامنا کر رہا ہے. اب بات آتے ہیں ذرا تھوڑا اس پہ لاجک کے ساتھ. معاملہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی امپورٹنس ہے، دیکھیں پاکستان اس وقت آپ تھوڑا بلاک کو پیراڈائم شفٹ دیکھیں پاکستان کا، کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو تو آپ نے رالا ڈال کے اس وقت کر دیا. اب رشیا کے ساتھ ہماری ٹائل جو ہے کس طرح ہے، تمام جتنی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ کس طرح ہے، ایران پاک ایران گیس پائپ لائن جو ہے وہ ایک طرف امریکہ نے اس پر پابندیاں لگائی ہیں، ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں. پاک ایران ٹریڈ جو ہے کتنے ملین ڈالر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. چائنا اس کی کمپنیز جو ہے امریکہ جو ایران کی چیزیں ساری پروڈکٹس ہیں اپنی کمپنیز کے برانڈ لگا کے پوری دنیا تک دلی تک آگے لاطینی امریکہ تک بھیج رہا ہے، اور امریکہ کو اس چیز کا پتہ ہے اور انہیں دھمکی بھی دی چائنا کو. ٹھیک ہو گیا سر، کنٹینیو کرنا چاہیں گے. اسد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسحاق رانا صاحب، جب بھی پاک بھارت مسائل کی بات ہوتی ہے، مذاکرات کی میز پر لانے کی بات ہوتی ہے، تو مین جو ایجنڈا آتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا آتا ہے. کیا مذاکرات کی میز پر کنونس ہو کے آنے کے بعد مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکے گا؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہمیں نا ذرا حقیقت پسندی سے چیزوں کو لینا چاہیے، اور ہمیں جذباتیت اور روایتی وہ جو ہمارا ایک جذباتی انداز ہے اس سے نکل کے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے چیزوں کو کرنا چاہیے. اور ایک صحافی اور ایک تجزیہ نگار کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ ٹپیکل لیڈرشپ کی طرح جذباتیت کے بجائے ریشنل ہو کے بات کریں. ہم بھارت مذاکرات کی میز پہ ہمارے پاس کیوں آئے گا؟ آخر ایسی اس کی کون سی چیز مشکل میں ہے جو وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہے گا؟ صحیح. اس وقت اسے پتہ ہے کہ ہم تو خود گوڈے گوڈے کیا گردن تک پھنسے ہوئے دلائل مسائل کے اندر. ہمارے پاس مانگ تانگ کے 3 سے 4 5 ارب ڈالر بنتے ہیں ٹوٹل.
उसकी एक्सपोर्ट इस साल की 90 से 100 अरब डॉलर की है। तो वो फिर मकबूजा कश्मीर पे कब्जे के बाद पूरी दुनिया को सांप सूंघ गया, तो और कौन है जो उसके सामने खड़ा हुआ है? तो इन हालात में हमारे पास है क्या जो हम उसे मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आएंगे? गुजरात में जिस तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है पिछले एक हफ्ते से, जिस तरह उनका कत्लेआम हो रहा है, क्या पाकिस्तान की लीडरशिप में से किसी एक ने भी इसके ऊपर एहतिजाजी बयान दिए? क्या किसी पाकिस्तान के एक फॉरेन का मिनिस्टर से लेके वजारत खारजा तक किसने इस पर रिएक्ट किए? सही, ठीक हो गया सर, आपका भी पॉइंट आ गया। ज़रा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए संजीदा नज़र आ रहा है या नहीं। 21% को लगता है जी हाँ अमेरिका संजीदगी का इजहार कर रहा है, जबकि 79% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब पड़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ही हवाले से। उन्होंने आज अरकान पार्लियामेंट और सियासी रहनुमाओं को इशाये की दावत दी है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा समेत अरकान पार्लियामेंट को भी इशाये के तकरीब में दावत दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को भी इशाये की दावत दी है और इशाये के दौरान ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म सियासी जमातों से, उनके अरकान से मुशावरत भी करेंगे। अब मुशावरत किस किस्म की होगी, आने वाले इलेक्शन के हवाले से होगी या दीगर कुछ टॉपिक्स भी ज़ेर बहस आएंगे, इस हवाले से देखते हैं कि हमारे मेहमान क्या जानते हैं और क्या लगता है उनको कि एक जानिब तो हुकूमत आवाम को सादगी का दर्स देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ख़ुद कहीं सादगी इख्तियार नहीं कर रही। महंगाई का रोना तो सभी रो रहे हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी शाह खर्चियाँ हमें कहीं कम होती दिखाई नहीं दे रही। क्या कहेंगे नुसरत मिर्ज़ा साहब इस हवाले से आप? देखिए, वो आपने सही कहा। अगर आप शाह खर्चियों की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में 80 से ज़्यादा वज़ीर, मुशीर और जो स्टेट मिनिस्टर्स वगैरह थे। जी जी। तो अब उससे हम अंदाज़ा कर लें कि एक मिनिस्टर पर या कितना ख़र्चा आता है, क्योंकि हम 2 दफ़ा वज़ीर रहे हैं, हमें मालूम है कि 7-7 10-10 गाड़ियाँ लाके बाहर खड़ी कर देते थे। तो हमने तो खैर वापस कर दी, वो अलग बहस है, लेकिन ये है कि ये लोग तो एंजॉय करते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जो IMF के लोगों ने भी और दूसरे जहाँ पर भी बिजनेस के लोगों का इज्तिमा हुआ है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर भी ये बात छिड़ी कि लोगों ने ये कहा कि साहब आप इतनी अगर बात करते हैं जी जी, तो अब ज़्यादा बड़े होटल में तो आप ठहरे हुए हैं, बड़े कीमती होटल में, महंगे होटल में। यूरोप में ये जो 5 स्टार होटल है ये कोई अहमियत नहीं रखता है। वहाँ पर प्रिंसली होटल्स होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, जितने ये हैं उनसे 10 गुना किस्म की उनके सर तो सिर्फ सादगी का दर्स आवाम के लिए ही है। सादगी का दर्स से ये खामखा देते हैं, ये सादगी नाम की कोई चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। इनके यहाँ पर नाश्ते पर जब मुझे इन्होंने बुलाया करते थे शहबाज शरीफ, तो कोई 12-15 जो है नाश्ते के अंदर जो आइटम होते थे, सर सारी लाहौरी तो आइटम। आप अंदाज़ा कर लें कि और शहबाज शरीफ साहब जब नवाज शरीफ साहब से मैं 2005 में मिलने गया जद्दा में, तो मैं लाहौर से जो है पाए का आए हुए थे, सही, जो कि मेरे फ़्लाइट में आए हुए थे, पर जो फ़्लाइट तो आनी थी उस दिन, तो उस दिन वो पाए भी साथ आए वहाँ पर। फिर एक सफ़ीर साहब ये बयान करते हैं कि एक दफ़ाने में जब वो तुर्की में गए तो वहाँ का एक कबाब बहुत जगह के बहुत मशहूर हैं, तो प्लेन उड़ गया, लेकिन उन्होंने फिर भूल गए कबाब लेना, उनसे भूल गए, तो वो फिर प्लेन को लैंड किया, फिर कबाब लिए और फिर वापस आए। वाह। तो ये उससे शाना ज़िंदगी गुजारते हैं और वो बात दूसरों को सादगी की बात करते हैं और सारा वज़न जो है आवाम पर डालते हैं। और ये आवाम की हुकूमत तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि हम उनके मुशीर भी रहे हैं, तो हम जानते हैं कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया। असद साहब, आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन के हवाले से भी इस इशाये में कोई बातें होंगी? देखिए, पीडीएम का खेल तो खत्म हो चुका है। अब इन्होंने क्या करना है, ना इनके पास इख्तियार निगरान वज़ीर आज़म का है, ना इनको अब ये इख्तियार है कि इलेक्शन ये केयर टेकर सेटअप कितनी देर के लिए इसको आगे जाना है इसने,
90 दिन वाली कहानी तो पुरानी हो गई ना। ऐसे ही अब तो वो खुद वो तो मान गए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो एडमिट कर लिया कि नई मर्दमशुमारी और नई जो है हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन होंगे। तो अगर नई हल्का बंदियों और नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने हैं तो मुश्तरका मुफादत कौंसिल का इजलास अभी ये क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि जारी बात है इनको इजाजत नहीं है या इनको हुक्म नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो फिर वो अभी और देर से जो बुलाया जाएगा आखिरी दिनों में, तो इसका मतलब है कि 4 माह तो कम अज कम ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े होकर कह चुके हैं कि नई हल्का बंदियां और नई मर्दमशुमारी के मुताबिक 4 माह हमें रिक्वायर्ड है। 4 माह वो हो गए, उसके बाद 1 माह मजीद 30 दिन अपीलों का होता है मर्दमशुमारी हल्का बंदियों के हवाले से, डिलिमिटेशन के ऊपर आपको 1 महीना वो होता है, 5 महीने हो गए। 54 दिन जो है इलेक्शन शेड्यूल जो है 54 दिन पहले वो अनाउंस करना पड़ता है, तो ये हो गए 5 और 2 7 माह। तो लिहाजा ये तो 7 माह तक तो लिहाजा आखिरी खाबे हैं सरकारी। अभी 2 हफ्ते पहले 51 अरब रुपया कौमी असम्बली के लिए जारी किया गया। अभी जो बात आपने की बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि एक तरफ आप कशकोल लिए फिरते हैं, भीख मांगते हैं और अजीबो गरीब किस्म की बातें भी बार बार करते हैं, और लोग फिर जारी बात है आपकी मीम भी बनाते हैं कि मुंह हमारा देख के लोग कहते हैं कि देखो मांगने आ गए। तो भाई मांग, हम तो कौम गयूर है, हम तो नहीं मांग रहे, हमने तो कर्ज उतारा मुल्क सवारों की। आपके भाई ने जब की थी कैंपेन शुरू तो वो ना कर्ज मुल्क का उतरा ना मुल्क संवरा। आपके साथ बड़े आजमता के साथ से आपके भाई के और आपके अजीजों कारब के वो तो पहुंच गए, लेकिन हमारे खवातीन ने जहेज के जेवर तक दे दिए थे, बालियां कानों से उतार दी थी, अपनी नेकलेस उतार दी थी, अपने कड़े उतार के दिए थे, लेकिन वो आज तक उसका अकाउंट का पता ही नहीं था कि वो पैसा गया किधर। तो वो जारी बात है बाद में जब पनामा केस आया या बाद में पता लगा कि वो 7 बड़े आदमों तक फैला हुआ था। हमारे वो जो ठीक हो गया असद साहब, हम डिस्कशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इसार राना साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। एक जानिब जैसे कि अभी असद साहब ये बात डिस्कस कर रहे थे कि एक जानिब हमने वजीर आजम शहबाज शरीफ के ज़बान से ही सुना कि उन्होंने ये कहा कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, अगर IMF कर्जा ना देता या मुआहिदा ना होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। अब जब कर्जा मिल गया है तो अब ये शाह खर्चियाँ और पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम, क्या वज़ीर आज़म की जानिब से ये दुरुस्त इक़दाम है आपकी नज़र में? देखें बात ये कि ये जो एक हम कहते हैं ना कि डिफॉल्ट नहीं किया मुल्क ने, डिफॉल्ट से क्या होता क्या है पहले तो ये देखें ना। डिफॉल्ट से सबसे पहले बाकी मामलात के इंटरनेशनल लेवल्स के अलावा होता है कि जो उस मुल्क के अवाम होते हैं उनकी जिंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है, ऐसा ही है। उनके लिए जीने का जो वो मार्जिन है वो कम हो जाता है। तो मुझे एक बात का जवाब दें कि क्या पाकिस्तानी अवाम जो है वो डिफॉल्ट में नहीं है इस वक्त? क्या करोड़ों लोग हैं 1 किलो आटे के लिए जलील नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे। क्या 150 से ऊपर नहीं चली गई? क्या आटा 160 से ऊपर नहीं चला गया? क्या घी जो है वो इंसान की दस्तरस से बाहर नहीं हो गया? बिजली बिल में 8 रुपए बढ़ाने के बाद जो एक बल्ब इस्तेमाल करता है उसके इतना बिल आएगा जितना वो एक तनख्वाह कमाता है। तो और डिफॉल्ट का नाम है। अगर आप ये समझते हैं कि डिफॉल्ट आप IMF को मुतमईन करने का और इंटरनेशनल इदारों को मुतमईन करने का नाम है तो वो तो आप कामयाब हो गए, लेकिन अवाम तो डिफॉल्ट हो चुकी है। अवाम के तो हाल श्रीलंका जो डिफॉल्ट हुआ था उसकी अवाम से बदतर है। हमारा जो रुपया है श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बाद उनका रुपया इतना बेतौकीर नहीं हुआ जितना हमारा रुपया बगैर डिफॉल्ट के हो गया। वहां पे डॉलर इतना ऊपर डिफॉल्ट होने के बाद नहीं गया जितना हम यहाँ बगैर डॉलर के डिफॉल्ट हुए डॉलर को ले गए। तो किस चीज के ऊपर हम इतना इतराने, और इस पे इतराने चीन ने भीख दे दी 3 अरब डॉलर की और उसने हमारे कर्जे मुकर कर दिए, और सऊदी अरब ने हमारे कश्मीर कोल में 2 अरब डाल दिए या UAE ने डाल दिए। ये हमारा फख्र का है। इसहाक डार इसके ऊपर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें वहां से कर्जा मिल गया। तो ये सारा ऐसे ही एक मकाना सा निजाम है, इसमें लोग भूखे हैं और वजीर आजम वो शादियों को खाने की दावतें दे रहा है, और उस खाने में आप देखिए कितनी डिशें बनेंगी। उस मुल्क के हुक्मरान जिस मुल्क के लोगों को रोटी खाने को नहीं मिल रही, आप देखेगा कि किस तरह कौमी खजाने से क्या क्या डिशें बनेंगी और किस किस तरह की
लवाजमात उसका डिनर में होंगे जो हमारे जनाब मोअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म साहब देने जा रहे हैं लोगों को। सर यकीनन ये बात काबिल अफसोस है, आपका पॉइंट भी आ गया। ज़रा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। हुकूमत का आवाम को सादगी का दर्स देना बनता है, जिस जानिब हम इशारा कर रहे हैं कि आज पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया जा रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम अरकान पार्लियामेंट के लिए। 17% को लगता है कि हुकूमत का ये इक़दाम दुरुस्त है, जबकि 83% को ऐसा लगता है कि हुकूमत को आवाम को सादगी का दर्स देना नहीं बनता है। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात हो रही है, वहीं उनके भाई और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की भी कुछ बात कर लेते हैं, जिनका ट्विटर पर अपने पैगाम में ये कहना था कि नून लीग को अगर दोबारा मौका मिला तो 2017 से बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने जो है वो ट्विटर पर जारी बयान में इजहार ख्याल किया और ये कहा कि साबिक हुकूमत ने फलते फूलते पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचा दिया कि आवाम 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं। अगर मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाकर दिखाएंगे। अब जानना अपने मेहमानों से यही चाहेंगे, क्या अवाम भी तैयार है मुस्लिम लीग नून की जानिब आने के लिए और उनके एतमाद का वोट दे पाएगी अवाम या नहीं? असद साहब, आपको क्या लगता है इस हवाले से? जी असद साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी बिल्कुल। अभी आपने सवाल किया कि 2017 से पाकिस्तान की तरमीर और तरक्की का सफर शुरू करेंगे, और 30 साल तो हमने देख लिया। 30 साल में उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरक्की और खुशहाली के सफर पे जो रवाना किया था और हिमालय से ऊंची जो है बुलंदियों पर उन्हें पहुंचा दिया था, और यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया के नक्शे में सबसे ऊपर है और नीचे आते आते भी अभी भी हमको आधे रास्ते में पड़े हुए हैं। देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि 6 माह के आगे पाकिस्तान की मईशत ठीक कर दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा। तो 16 माह में जिस तरीके से उन्होंने महंगाई खत्म की और जिस तरीके से मईशत ठीक की, वो भी सबके सामने है। तो अब दावों से और हकीकत जो है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तरक्की जरूर हुई है, खुशहाली भी जरूर हुई है, लेकिन इन जो 30 साल से पाकिस्तान के इक़्तिदार पे जो मुसल्लत रहे बारी बारी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, वो नून लीग की क़यादत हो, शरीफ फैमिली हो या भुट्टो जरदारी फैमिली हो, इन्होंने माल सही बनाया है। तरक्की और खुशहाली के जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। वो शायद अपने उस हवाले से कह रहे थे कि मजीद तरक्की करेंगे उनके खानदान के या वो लोग। पाकिस्तान को जिस अथाह गहराइयों में, जिस दलदल में, जिस जगह पे पहुंचा दिया है, मैं तो आज तकरीर देख के वो बरतानवी हाई कमिश्नर जो है खातून जो है, उनको जिस तरीके से ईवान सदर में जो उनको वार्म वेलकम किया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रेसिप्रोकेशन भी होते हैं कि डिप्लोमेसी के अंदर कि बराबरी की सतह पे क्या आज भी हम आजाद हैं कौम है वाकई? क्या हम आज जो पाकिस्तानी सरकार है वो आजाद हुकूमत है कि आज भी हम गुलाम, अंग्रेज के गुलामी के तौर पर जिस तरीके से उनको, क्या हमारे पाकिस्तान के हाई असद साहब, वेरी क्विकली आपसे सिर्फ एक जुमले में ये जानना चाहूंगी, क्या आप ये समझते हैं कि नून लीग को दोबारा मौका मिलना चाहिए? नून लीग मौका अपना गवा चुकी है। नून लीग का जो है ना बस मिस कर चुकी है। अब वो कहानी खत्म हो गई, एंड हो गया। अब 30 साल 35 साल अब दोबारा इनको आजमाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, ना कोई। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया है। इसार राना साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। मौजूदा सूरत हाल जब हम मुल्क की डिस्कस करना चाहते हैं, स्पेशली मौशी बहरान से इस वक्त हमारा मुल्क गुजर रहा है, तो क्या इस सूरत हाल में आवाम मुस्लिम लीग नून की जानिब झुकाव दिखाएगी, वोट दे पाएगी या नहीं? देखिए, बात यह है कि मुझे तो इंतखाबात होते ही नहीं नजर आ रहे, और जितनी इन्होंने तेजी से 53 बिल पास किए हैं इन्होंने कौमी असम्बली में सिर्फ 3 दिन में, जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, इससे ये साबित हो रहा है कि आने वाले दिनों में चूँकि इंतखाबात नहीं होंगे, पार्लियामेंट नहीं बनेगी, तो जो पहले आने वाले फोर्स ही कर रही हैं चीज़ें, इदारे और बाकी लोग, उन्होंने वो सारे कानून साजी करवा दिए ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। सही। दूसरा ये कि एक बड़ा मसला ये है कि अगर इंतखाबात होते हैं और कासिम के वालिद मोहतरम को आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देते, तो फिर तो यही सेटअप कंटिन्यू कर रहा है जो पहले था, लेकिन उस सेटअप की क्रेडिबिलिटी और इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी जीरो होगी, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़ा स्टेक होल्डर को ही अगर आप निकाल देंगे तो उसका इलेक्शन का कोई फायदा ही नहीं है। चौथी बात यह कि जितने इन्होंने जुल्म ढा दिए ना पाकिस्तानी अवाम के ऊपर,
वो मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से ये आवाम भूलेगी। और अगर इंतखाबात हुए तो इनके तो उम्मीदवारों को बाहर निकलने के लिए भी पुलिस फौज तलब करनी पड़ेगी कि हमें अपनी कस्टडी में लेके जाएं। लोगों ने तो इनके कपड़े फाड़ देने। तो मैं इन हालात में समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून खुद भी ये चाहती है कि इंतखाबात ना हो और एक केयर टेकर पाए जो लंबे अरसे के लिए चले। ठीक हो गया राना साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। नुसरत मिर्ज़ा साहब, हमारे पास वक्त महदूद है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही सवाल करना चाहूँगी, आपकी नज़र में क्या मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका मिलना चाहिए? देखिए, मैं जनाब मोहतरम असद खरल साहब और जनाब राना साहब के से इत्तेफाक करता हूँ। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये अशराफिया की जो हुकूमत है और जो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम आज़ाद अभी नहीं हुए हैं, और ये दुरुस्त बात है। और अभी तक इनका जो बात ये कह रहे हैं, एक अहम बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में कराची और ढाका ये लोग ऐसे शहर थे जो कि आज़ादी जमहूरियत के लिए और आज़ादी ख़याल के लिए उठते थे। पंजाब में जब हमारी अच्छी खासी पढ़ाई हो चुकी होती थी, साल डेढ़ साल बाद, ये 6 महीने बाद में, तो फिर पंजाब के लोग, लाहौर के लोग ख़ुसूसन उठ जाते थे और फिर हमारी मदद को आते थे। सही। तो अब मैं समझता हूँ कि ये पहली मरतबा हुआ है कि पंजाब जो उठा है वो एक बड़ी तब्दीली लाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर यही ख्यालात जो असद खरल साहब के हैं, जो राना साहब मोहतरम के हैं, अगर ये मुझे हमेशा मैंने शिकवा रहा कि हमारा जो पंजाब का दानिश्वर है वो सूरत हाल को नहीं समझता, और वो अपने साथ में जो पंजाब की हुकूमत होती है, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़ुसूसन, जो उसकी हिमायत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जो पुराने लोग जो थे उन सबको अपने ख़रीद लिया। ठीक। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि पूरे पंजाब में जो जाग पैदा हुई है, बेदारी पैदा हुई है। बिल्कुल सर, सिर्फ एक जुमले में आपका जवाब जानना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको, क्या आवाम मुतय्यन करेगी को वोट जो देगी? पाकिस्तान की तारीख का नया बाब होगा। जी ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ज़रा जल्दी से पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या मौजूदा मौशी बहरान की सूरत हाल देखते हुए आवाम नून लीग को वोट देगी या नहीं? सिर्फ 10% का कहना है कि वो एतमाद रखेंगे नून लीग पर, जबकि 90% नून लीग पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह के बाद।